पीसीआरएस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्रेशन से रिलेटेड, कि रेफ्रिजरेंट का जो कंप्रेशन हम कंप्रेसर में कर रहे हैं वो किस तरह का हो रहा है। और अगर हम कंप्रेशन को देखें तो हमें 3 कंप्रेशन देखने के लिए मिलते हैं। पहला है ड्राई कंप्रेशन, दूसरा है वेट कंप्रेशन और तीसरा है सुपर हीटेड कंप्रेशन। ये चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, कंप्रेशन इन तीनों में से कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, ये बात सीखने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ी। ध्यान रहे हम कंप्रेशन के विषय में ही क्यों पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि टोटल सिस्टम के कॉस्ट में अकेले 50% कॉस्ट किसका है, कंप्रेसर का है। तो कंप्रेसर की लाइफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूरे सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, कंप्रेसर। और इसीलिए कंप्रेसर की लाइफ को बढ़ाने के लिए हमें इसकी स्टडी करनी पड़ती है। इसके स्टडी के बाद हम समझ जाएंगे कि हमें किस तरह के कंप्रेशन का यूज़ करना चाहिए और प्रैक्टिकली किस तरह का कंप्रेशन यूज़ होता है। सबसे पहले देखें ड्राई कंप्रेशन। ड्राई कंप्रेशन का मतलब है जो हमारा एजम्पशन था कि कंप्रेशन से पहले जो रेफ्रिजरेंट है वो 100% किस फेज में आ जाए, वेपर फेज में। और वो पॉइंट कौन सा है, वेपर सैचुरेशन पॉइंट। यदि कंप्रेशन बिल्कुल कहां से स्टार्ट हो रहा है, वेपर सैचुरेशन पॉइंट से, तो इस कंप्रेशन को हम क्या कहते हैं, ड्राई कंप्रेशन कहते हैं। दिस इज द आइडियल केस। ये केस कौन सा है कि जैसे ही 100% हो उसको हम क्या कर दें, कंप्रेस कर दें। ठीक है, तो ड्राई कंप्रेशन में जो कंप्रेशन की शुरुआत होती है वो किस पॉइंट से होती है, वेपर सैचुरेशन पॉइंट से। जैसे ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट 4 से 1 में तो वेपर एब्जॉर्प्शन होता है, हीट एब्जॉर्प्शन होता है ना। जैसे ही रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में अपना फेज चेंज करती है, हम उसको क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। जैसे वो 100, यहां पर इसका मतलब है 100% वेपर, यानी पूरी तरह से ये ड्राई हो चुका है और इसलिए इसका नाम क्या है, ड्राई कंप्रेशन। ये जनरल केस है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, वेपर सैचुरेशन पॉइंट से कंप्रेशन स्टार्ट होना चाहिए। अगर कुछ नहीं दिया तो हम इसी को लेके चलते हैं। और जब कंडेंसर से बाहर आए तो किस पॉइंट पे आए, लिक्विड सैचुरेशन पॉइंट पर, जो कि है पॉइंट नंबर 3। ये आइडियल केस है। और अगर हमें प्रॉब्लम में कुछ नहीं बताया गया तो हम हमेशा यही टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर है ना। अब बात करते हैं वेट कंप्रेशन, यानी जब इससे डेविएशन होगा तो हमें ये 2 चीजें मिलती हैं। क्या भाई, पहला केस ये है कि ये तो आइडियल केस हो गया जब कहां से हम कंप्रेस कर रहे हैं, पॉइंट 1 से। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली सिस्टम को देखते हैं तो कभी भी कंप्रेशन इस पॉइंट से नहीं होता। ये सिर्फ स्टडी के लिए है। कंप्रेशन हमारी कोशिश तो होती है कि हम 1 से कंप्रेस कर दें, बट इस कोशिश के चक्कर में कभी हम कहां चले आते हैं, भीतर, और कभी यहां से कहां चले जाते हैं, बाहर। एग्जैक्ट वो पॉइंट हमें कभी भी नहीं मिल पाता। तो यदि आप 1 से पहले से कंप्रेस करना आपने शुरू कर दिया तो इसे हम कहते हैं वेट कंप्रेशन। और यदि 1 के बाद आगे जाके आपने कंप्रेस करना शुरू किया तो वो कहलाता है सुपर हीटेड कंप्रेशन। क्योंकि 1 के जरा सा भी इधर आया तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा, वेट रीजन, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। वेट कंप्रेशन वाले में हम इस पॉइंट से कंप्रेस ना करके इस पॉइंट से कंप्रेस कर रहे हैं, तो अब हमारा पॉइंट 1 ही हो जाएगा। तो ये कौन से रीजन में आ गए हम, वेट रीजन में। इसीलिए इस कंप्रेशन का नाम क्या है, वेट कंप्रेशन है। सेकंड केस, इधर ना आकर के अगर इधर चले जाएं तो कौन से रीजन में, सुपर हीटेड रीजन में, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। आइडियली होना यहां से कंप्रेशन चाहिए था, लेकिन हम कर कहां से रहे, इस पॉइंट से। और ये पॉइंट किस रीजन में है, सुपर हीटेड रीजन में। इसलिए इस कंप्रेशन का नाम क्या है, सुपर हीटेड कंप्रेशन है। क्लियर है। यहां पर तो जनरली केस हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा, 4 - 1 - 4। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा, H1 - H4। ठीक है। और वर्क इनपुट कितना होगा, H2 - H1। यही हम लोगों ने पढ़ा। क्लियर है ना। ये तो जनरल केस है। अगर यहां बात करें तो जब आप वेट कंप्रेशन करेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको कहां से मिलेगा, 4 से 1, दैट इज H1 - H4। लेकिन
ये जो H1 माइनस H4 है, जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान दें, तो TS डायग्राम है ना, ये आपको हीट ट्रांसफर देता है, तो अब इसका एरिया इसके कंपेरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। ये यहीं से 1, इसके पहले वाले केस में यहां 1 था, तो एरिया क्या था, ज्यादा था। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। क्लियर है ना? वर्क इनपुट क्या हो जाएगा भाई, वर्क इनपुट H2 माइनस H1, यही होगा ना, H2 माइनस H1। अब बताएं, पहले केस और अब के केस में H2 माइनस H1 में कोई अंतर आता है क्या? किस किस कंडीशन में घटेगा, किस कंडीशन में बढ़ेगा? देखिए प्रेशर सभी का फिक्स है, P हायर एंड P लोअर, ये भी P हायर P लोअर, ये भी P हायर और P लोअर। तो किस केस में बढ़ेगा, किस केस में घटेगा? क्यों? पहले तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेसर का वर्क किस पे निर्भर करता है। ये चीज पावर प्लांट में बताई थी, द वर्क ऑफ कंप्रेसर डिपेंड्स ओनली अपॉन द वैल्यू ऑफ इनलेट टेम्परेचर। कंप्रेसर का वर्क सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करता है, इनलेट टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है, ठीक ना। और इनलेट टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है, चाहे आप यहां हो या यहां हो, इन दोनों पॉइंट में इनलेट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। एक तो इनलेट टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, और दूसरा वो हम देखते हैं अगर प्रेशर रेशियो चेंज हो जाए, P हायर और P लोअर चेंज हो जाए तो निर्भर करेगा। तो P हायर P लोअर की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक ना। तो वर्क में कोई चेंज नहीं होगा अगर आपने प्रेशर लिमिट के साथ कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि इस पॉइंट का टेम्परेचर और इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन भी तो है, बात समझ में आ रही है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट अबाउट COP? COP घट जाएगी भाई, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक ना। सो COP विल डिक्रीज, क्योंकि COP रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो चुका है, कम हो चुका है, इसलिए COP क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली हम लोग ध्यान नहीं देते, उसको समझेंगे। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर लाइन का डिजाइन देखें, तो जब भी मैं ड्रॉ करता हूं, तो जब हम लिक्विड रीजन में आते हैं तो देखिए दोनों लाइन एक दूसरे के क्या आ गई, पास आ गई हैं। P हायर और P लोअर एक दूसरे के क्या आ रही हैं, पास आ रही हैं। लेकिन जब हम सुपर हीटेड रीजन में जाते हैं तो इनका नेचर डाइवर्जिंग होता है, ये इंक्रीज करते जाती हैं। बात समझ में आ रहा है तो अभी भी P हायर और P लोअर, बट इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहाँ, सुपर हीटेड रीजन में। और जब सबकूल्ड रीजन में आते हैं तो ये एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, इसको अभी आगे समझेंगे आगे वाले प्रॉब्लम में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सुपर हीटेड कंप्रेशन में। सुपर हीटेड कंप्रेशन में क्या हो रहा है भाई, पहले देखें, अगर आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखें तो ये बन गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका यहां इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये हो गया H1 माइनस H4। लेकिन H1 और H4 के बीच की दूरी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब ये यहां से आगे चल गया तो ये पूरा एरिया कवर होगा, यानी हीट ट्रांसफर का एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो हीट एब्जॉर्ब जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्क इनपुट। वर्क इनपुट में क्या अंतर आएगा भाई, क्यों, हाँ, वर्क इनपुट क्या होगा, अभी मैंने कहा था कि कंप्रेसर का वर्क इनपुट टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। अब देखिए, पहले इसका टेम्परेचर अलग है और इसका टेम्परेचर क्या है, अलग है, तो 1 का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ चुका है, इसलिए वर्क की वैल्यू तो बढ़ेगी। साथ ही मैंने बताया कि सुपर हीटेड रीजन में जो लाइन क्या है, डाइवर्जिंग है। अब देखिए, पहले 1 से 2 तक था, और अब अगर देखेंगे यहां से जब ड्रॉ करेंगे
तो इस लाइन से ये लाइन क्या होगी, बड़ी, क्योंकि लाइन क्या है, डाइवर्जिंग शेप में है। इसका मतलब है वर्क इनपुट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और ये कितना होगा, H2 माइनस H1। नाउ व्हाट अबाउट COP, कांट से, हमें नहीं पता, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी वैल्यू डोमिनेट कर रही है, COP की रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा बड़ी है या फिर वर्क इनपुट की वैल्यू ज्यादा बड़ी है। अगर वर्क इनपुट ज्यादा हुआ होगा, COP कंपैरिजन में इंक्रीज ज्यादा हुआ होगा तो COP बढ़ेगी, और अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा बढ़ा होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा बढ़ा होगा तो COP बढ़ेगी, और अगर वर्क इनपुट ज्यादा बढ़ गया हो तो COP घटेगी। क्लियर है? तो ये चीजें हैं, बात समझ में आई? ये तो इसकी एनालिसिस हुई, लेकिन जो एक्चुअल चीज हमें समझना है कि ये कंप्रेशन हमने पढ़ा क्यों। पढ़ने का रीजन है, मैंने आपको बताया, कंप्रेसर की लाइफ। कंप्रेसर की लाइफ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आप टीवी खरीदें, कितने दिन का गारंटी मिलती है, 1 साल। मोबाइल खरीदें, 1 साल। लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर खरीदने जाएंगे तो कहेगा कि फ्रिज की गारंटी आपकी 1 साल की है, लेकिन कंप्रेसर के ऊपर गारंटी 10 साल की है। 10 इयर्स की गारंटी देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये खराब होने वाला नहीं है। एक तो मैंने बताया था कि ये हार्मेटिकल सील्ड होता है, किसी तरह का बाहर से इंट्रैक्शन उसके साथ नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? और दूसरा, हम ये ध्यान रखते हैं कि कभी भी कंप्रेसर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट ना जाए। इसीलिए जब भी हम प्रैक्टिकल सिस्टम बनाते हैं तो हम कौन सा कंप्रेसर प्रेफर करेंगे? सुपर हीटेड कंप्रेसर हमेशा प्रेफर करेंगे, क्योंकि इससे कंप्रेसर की लाइफ बढ़ेगी। कहेंगे सर कैसे? ध्यान दें, अगर सुपर हीटेड कंप्रेशन होगा तो कभी भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर इन नहीं करेगा। अगर लिक्विड इन कर जाए तो समस्या क्या आएगी? ध्यान दें, अंदर लुब्रिकेंट्स हैं, अंदर उसके अंदर लुब्रिकेशन के लिए क्या दिया गया है? लुब्रिकेंट्स दिए गए हैं। अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट चले कंप्रेसर के अंदर चला जाए तो उनको क्या करेगी? लुब्रिकेंट्स को बहा देगी, अपने साथ लेके चली जाएगी। लिक्विड और गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन लिक्विड के साथ क्या कर सकती है? रिएक्ट कर सकती है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि कभी भी कंप्रेसर के अंदर लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर ना जा सके, क्योंकि अंदर कंप्रेसर के अंदर ऑलरेडी एक लिक्विड है जो कि लुब्रिकेंट के रूप फॉर्म में है। अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाएगी तो उसको बहा देगी, अपने साथ लेके चली जाएगी। और अंदर लुब्रिकेंट्स क्यों दिए गए हैं? क्योंकि अंदर मूविंग पार्ट्स हैं कंप्रेसर के अंदर, उनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो क्या रहे? कम रहे, जिससे वियर एंड टियर की समस्या ना आए। यदि लुब्रिकेंट्स वहां से हट जाएंगे तो वियर एंड टियर की समस्या बढ़ जाएगी और आयु क्या हो जाएगी? कंप्रेसर की घट जाएगी। इसलिए आप कहेंगे सर ड्राई भी तो कर सकते हैं। देखिए, ड्राई में समस्या है, ड्राई तो सबसे बढ़िया है, लेकिन समस्या यह है कि जरा सा भी दाएं बाएं हुआ तो कंप्रेसर का लाइफ समाप्त हो सकता है। इसीलिए हम रिस्क नहीं लेते, इसको कहां लेके चले जाते हैं? सुपर हीटेड में, कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी हम कहां रहेंगे? सुपर हीटेड रीजन में ही रहेंगे। अगर ये पॉइंट पे लें तो ये बिल्कुल क्रिटिकल है। इसके एक कदम इधर वेट है और एक कदम इधर सुपर हीटेड है, इसलिए कभी भी यहां से नहीं करते। हो सकता है ऑपरेशन के दौरान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो हम इसीलिए इसको यहां से यहां रखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो इसी रीजन में रहे। किस रीजन में? सुपर हीटेड वाली रीजन में रहे, कभी भी गलती से वेट रीजन में ना जाए। बात समझ में आई कि इस कंप्रेशन का कहीं ना कहीं रिलेशन किसके साथ है? कंप्रेसर की लाइफ के साथ है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, समझेंगे, वेट कंप्रेशन में अगर यदि वेट कंप्रेशन हो रहा है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्लीटली एवोपरेट नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? ध्यान दें, एवोपरेटर नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि उसमें रेफ्रिजरेंट क्या होता है? एवोपरेट होके लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर में। लेकिन यदि यहीं से कंप्रेशन हो चुका है, इसका मतलब इनकम्प्लीट एवोपरेशन हुआ है। किसका? रेफ्रिजरेंट का। और इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, क्योंकि यदि रेफ्रिजरेंट और ज्यादा एवोपरेट होता, 100% एवोपरेट होता, तो कुछ और हीट तो एब्जॉर्ब करता।
अगर इनकम्प्लीट एवापोरेशन का मतलब है कि जितना हीट एब्जॉर्ब करना चाहिए उसकी क्षमता के अनुसार उतना हीट उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, और अगर वो उतना हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, दिस इज योर लॉस। बात समझ में आ रही है? यदि ये पॉइंट यहां से यहां जाता तो इतना दूर का हीट तो और एब्जॉर्ब करता। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर पहले ही कंप्रेशन शुरू हो गया, यानी यहां से यहां तक जो एवापोरेशन होना चाहिए था रेफ्रिजरेंट का, वो नहीं हो पाया। दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट एवापोरेशन। तो वेट कंप्रेशन हमेशा क्या इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है? इनकम्प्लीट एवापोरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, जिससे हमेशा आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला कंप्रेसर लाइफ और दूसरा इनकम्प्लीट एवापोरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। इसी के लिए हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ा है। और अगर हम ओवरऑल कहें कि प्रैक्टिकली जितने भी सिस्टम होते हैं सभी में कौन सा कंप्रेशन होगा? सुपर हीटेड कंप्रेशन। ये वीसीआरएस का लास्ट टॉपिक है जिसमें हमें परफॉर्मेंस ऑफ वीसीआरएस देखना है। और परफॉर्मेंस हम कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के ऊपर यानी सीओपी के ऊपर ये जो तीन कंडीशन है, इनका क्या इफेक्ट आता है वो हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। इसमें हमने तीन केस लिया है। पहला हमें ये देखना है, यहाँ पर हमने एक जनरल साइकिल ली है जो स्टैंडर्ड साइकिल है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 1, ये हमारी स्टैंडर्ड साइकिल है, ठीक ना। और पहले केस में ले रहे हैं कि स्टैंडर्ड साइकिल में यदि एवोपरेटर के प्रेशर को क्या कर दिया जाए? डिक्रीज इन एवोपरेटर प्रेशर। हम यदि एवोपरेटर के प्रेशर को कम कर दें तो सीओपी पे किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा? वही तो सीओपी ही तो परफॉर्मेंस बताता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का मतलब सीओपी। सीओपी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, ये चीज हमें चेक करना है। और केस हम क्या ले रहे हैं? किसको डिक्रीज कर रहे हैं? डिक्रीज इन एवोपरेटर प्रेशर। ध्यान दें, ये पहले की लोअर प्रेशर लाइन है, ये वाली जो ब्लू कलर की दिख रही है ये क्या है? पहले की लोअर प्रेशर लाइन है, यानी एवोपरेटर प्रेशर है। और अब हमने इसको डिक्रीज कर दिया है, नीचे कर दिया है, तो ये लाइन कौन सी बन गई है? रेड कलर की। एवोपरेटर प्रेशर को हमने यानी लोअर प्रेशर को क्या कर दिया? और नीचे कर दिया, कम कर दिया। तो क्या अंतर हुआ जरा देखें। जब स्टैंडर्ड साइकिल को अगर आप देखेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या था भाई स्टैंडर्ड साइकिल में? H1 माइनस H4, क्लियर है। लेकिन जब आपने एवोपरेटर प्रेशर को क्या कर दिया? कम कर दिया, ठीक ना। तो ये लाइन H1 माइनस H4 नीचे आ गई। अब जब आपने एवोपरेटर प्रेशर को कम कर दिया तब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा? H1 डैश माइनस H4 डैश। इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया? कम हो गया। ये बताता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। कब? जब आप एवोपरेटर प्रेशर को कम करेंगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है। दूसरा कंप्रेसर वर्क। कंप्रेसर वर्क से वर्क इनपुट मिलता है। पहले कंप्रेसर वर्क कितना था स्टैंडर्ड साइकिल में? H2 माइनस H1। और जब आपने एवोपरेटर प्रेशर को कम कर दिया, ठीक ना, तब कितनी हो जाएगी भाई? H2 माइनस H1 डैश। पहले यहां से यहां तक था और अब यहां से यहां तक है। अब इसमें क्या क्या बदल गया? वर्क आपका क्या हो जाएगा? बढ़ गया। बोलेंगे सर अब वर्क क्यों बढ़ा? क्योंकि टेम्परेचर तो आपका घटता हुआ दिख रहा है ना। अभी तो आपने हमसे ये कहा था कि कंप्रेसर का वर्क किस पे निर्भर करेगा? इनलेट टेम्परेचर पर। ध्यान रहे, मैंने कहा जरूर था, लेकिन बशर्ते एक चीज बताई थी कि प्रेशर रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आपने क्या चेंज कर दिया है? प्रेशर रेशियो। तो यहाँ टेम्परेचर नहीं देखना पड़ेगा, हमें प्रेशर रेशियो देखना पड़ेगा। और जब आपने इसको नीचे किया, अब P हायर बाई P लोअर, जो प्रेशर रेशियो है हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर का, ये क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, ठीक ना। तो एक तो आपका कंप्रेसर वर्क क्या हो गया? बढ़ गया। और कंप्रेसर रेशियो क्यों कंप्रेशन वर्क क्यों बढ़ गया? क्योंकि प्रेशर रेशियो, प्रेशर P हायर बाई P लोअर, ये क्या कर चुका है? इंक्रीज कर चुका है। इसलिए कंप्रेसर वर्क क्या हो गया? बढ़ गया। P हायर बाई P लोअर क्या हो गया?
इंक्रीज कर गया। और एक चीज और भी आप लोगों ने सीखा होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कंप्रेसर में बताया था। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कंप्रेसर की कितनी होती है? 1 + C - C इंटू P हायर अपॉन P लोअर टू द पावर 1/n। ये चीज मैंने आप लोग को पावर प्लांट में सिखाई थी, हाउ टू फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, ठीक ना। जहां C क्या था, C = VC अपॉन VS, क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। और किसी भी कंप्रेसर की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो किस पे निर्भर करती है? P हायर एंड P लोअर। यानी जैसे ही आप इसको नीचे करेंगे तो P हायर बाई P लोअर क्या होगा? बढ़ेगा। और जब P हायर बाई P लोअर बढ़ेगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक ना। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घट जाएगी। प्रेशर रेशियो आपका क्या हुआ था? इंक्रीज किया था, क्योंकि पहले P हायर बाई P लोअर ये था और बाद में ही P हायर बाई P लोअर ये हो गया। क्लियर है? तो व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस? सीओपी क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है और कंप्रेसर वर्क बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब आप एवापोरेटर प्रेशर को क्या कर दें? डिक्रीज कर दें। बढ़ा जाए आगे। नाउ आइए सेकंड केस की एनालिसिस करते हैं। सेकंड केस में अब हमारा सेम कंडीशन रहेगा, हमें सीओपी के बारे में डिस्कस करना है, बट कंडीशन क्या लिया गया है? इस बार हायर प्रेशर को क्या कर दिया गया? इंक्रीज कर दिया। लोअर प्रेशर जहां था वही है, लेकिन हायर प्रेशर को ऊपर क्या कर दिया गया? उठा दिया गया, ठीक है। हायर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया गया। स्टैंडर्ड साइकिल 1, 2, 3 और 4 है। और जब आपने कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो आपकी साइकिल बन गई 1, 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश। क्लियर है? नाउ अगर आप इसकी एनालिसिस करें तो सबसे पहले देखें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। पहले कितना था भाई? H1 - H4 था, दिस माइनस दिस। लेकिन जब आपने एवापोरेटर के प्रेशर को उठा दिया तो देखिए पहले ये लाइन यहां से यहां पहुंचती थी और अब ये लाइन यहां से यहां पहुंचेगी। सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अब नया क्या हो जाएगा? H1 - H4 डैश, जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया? कम हो चुका। सो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंप्रेसर वर्क। अब देखिए फिर दिख रहा है, फिर से प्रेशर रेशियो क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। पहले P हायर बाई P लोअर ये था और अब यहां से यहां तक P हायर बाई P लोअर प्रेशर रेशियो क्या हो चुका है? इंक्रीज कर चुका है। तो पहले का जो आपका कंप्रेसर वर्क था H2 - H1 और अब नया क्या हो गया? H2 डैश माइनस H1। ये बता रहा है कि हमारा कंप्रेसर वर्क क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है। और जब ये दोनों आपको क्लियर है तो आपको ये भी पता है कि सीओपी के साथ क्या होने वाला है? सीओपी विल डिक्रीज। नाउ प्रेशर रेशियो P हायर बाई P लोअर ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि P हायर अपॉन P लोअर क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। क्लियर है? तो अगर ध्यान से देखें तो जो चीजें यहां हुई वही चीजें यहां भी हुई, यानी दोनों का इफेक्ट क्या रहेगा? सिमिलर है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंडेंसर प्रेशर और इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग एवापोरेटर प्रेशर बोथ आर सिमिलर। क्लियर है? थर्ड वन को डिस्कस करते हैं। अगर थर्ड वन को देखें, सब कूलिंग। पहले तो समझे कि सब कूलिंग होता क्या है। सब कूलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्टैंडर्ड साइकिल में जब यहां पर लिक्विड 100% लिक्विड होता है कंडेंसर के बाद, वहीं से कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक्सपेंशन करा देते हैं। लेकिन सब कूलिंग में हम क्या करते हैं कि इसको यहां से कैपिलरी ट्यूब में ना भेज करके पहले थोड़ा टेम्परेचर को क्या करते हैं? और डाउन करते हैं। लेकिन ध्यान रखते हैं कि प्रेशर क्या रहे? सेम प्रेशर लाइन रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट प्रेशर पे ही हम क्या करते हैं? उसको और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? सब कूलिंग। क्योंकि ये सारा काम किस रीजन में हो रहा है?
सब कूल्ड रीजन में हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, अब जब आप यहां से इसको करेंगे तो आपका ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना था, कितना था भाई, H1 माइनस H4, लेकिन जब आपने सब कूलिंग कर दी तब क्या हो गया, H1 माइनस H4 डैश, और इसका मतलब ये इंक्रीज कर गया, जिससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट कंप्रेसर वर्क, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, और इसके कारण सीओपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। प्रेशर रेशियो में कोई बदलाव हुआ नहीं, प्रेशर रेशियो नो चेंज। अगर प्रेशर रेशियो में चेंज नहीं हो रहा तो क्या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में चेंज होगी, नो चेंज, नो चेंज, दैट्स ऑल। ये आपका कंप्लीट वीसीआरएस था।